नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त अतुल सिंघल। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम नमो इम्पैक्ट में। दोस्तों, अरविंद केजरीवाल की रिमांड की अवधि आज खत्म हो गई और उनको कोर्ट में पेश किया गया, जहां पर प्रवर्तन निदेशालय ने आगे रिमांड नहीं मांगी, लिहाजा अदालत ने उनको न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। और तमाम मुद्दे हैं जिन पर चर्चा चल रही है। हमारे साथ हैं डॉक्टर नंदकिशोर गर्ग। गर्ग साहब, अब उनको तो जेसी में भेज दिया, लेकिन जो सबसे बड़ा एक सवाल है लगातार कि जो अरविंद केजरीवाल का मोबाइल फ़ोन है उसका पासवर्ड ईडी के पास नहीं है। ऐसा क्यों वो दे नहीं रहे और कैसे मिलेगा? आज टेक्नोलॉजी के अंदर पासवर्ड ना भी दे तो भी ऐसी व्यवस्थाएं हो जाती हैं कि रिट्राइव किया जा सकता है, वो करेंगे। और आज जुडिशियल कस्टडी में भेजना एक नॉर्मल प्रोसीजर है। रिमांड मांगा ही नहीं ना। क्यों? रिमांड मांगने से ना तो आज की तारीख में वो कोई जो जिसको थर्ड डिग्री वो हो सकता है, सारी चीज़ें कैमरे में हैं। और विक्टिम कार्ड ना खेले, ये भी ध्यान रखना है सरकारी एजेंसी को भी, क्योंकि कहलाते तो सरकारी एजेंसी है ना, बेशक वो इंडिपेंडेंस हम कहें। तो इसलिए ये उचित है, क्योंकि अभी तो इसको क्रॉस बिठाना ना आमने सामने भी। अभी कैलाश गहलोत से भी जैसे पूछताछ हुई, फिर और होगी, बीच में कभी भी मांग सकते हैं। जुडिशियल उसमें होते हुए भी आप कभी भी रिमांड मांग सकते हैं बीच में। फिर अभी तो सीबीआई ने भी अरेस्ट करना है, उसने फिर कई एजेंसियां हैं। फिर मुझे तो लगता है एनआईए का भी बीच में दखल आना है कि जो आदमी देश के लिए तोड़ने के लिए ऐसे ऐसे लोगों से बातचीत करता है, पैसा लेता है कि उनको छुड़वा दूंगा, ऑन रिकॉर्ड है। इसके दोस्तों ने कहा, इसके मित्रों ने कहा, इसलिए आज भेज दिए। ठीक किए, ताकि ये अपना थोड़ा सा आराम से अपने सत्येंद्र जैन से मिले, सिसोदिया से, संजय से, और किसी को और भी बुलवाना, क्योंकि कैबिनेट मीटिंग तो इसने करनी थी ना। तो कैलाश गहलोत को बुलवाना हो तो उसको भी भेज देंगे। आपने ये कहा कि विक्टिम कार्ड और साथ में कहा सरकारी एजेंसी। ये आरोप है आम आदमी पार्टी का कि मोबाइल फ़ोन में जो डाटा है चुनाव से संबंधित आम आदमी पार्टी का, सरकारी एजेंसी बीजेपी के लिए उस डाटा को रिकवर करना चाहती है। अब कितना हंसी लगती है, जो आदमी 20 सीटें लड़ने की मैक्सिमम इसने तैयारी कर रहा है, 400 लड़ता था, तो इसके पास कौन से ऐसे प्लान हो सकते हैं कि कभी गुजरात में 2 सीट लड़ रहे हैं, गोवा में लड़ ही नहीं रहा जिसके ऊपर 45 करोड़ इसने पहले खर्चे थे सारे। पंजाब में 13 लड़ेगा, ये चर्चा है। लड़ेगा नहीं लड़ेगा, या लड़ने लायक बचेगा नहीं, जब तक वो अलग बात है। दिल्ली में 4 लड़ रहे हैं। तो ये आदमी गारंटियाँ पूरे देश की दे रहा है, पूरे देश के अंदर सब कुछ कर देगा। इसलिए इसकी बातें लोगों को समझ में आ गई हैं। कल भी स्टेज पे जेल में ऐसे बिठा के, जैसे जॉर्ज फर्नांडिस की कभी हमने इमरजेंसी में लगाई थी तस्वीर, एक्चुअल में था ना वो डायनामिक केस में बंद, इसने भी लगाई थी, उतरवा दी इसके ही साथियों। अब आप गारंटी की बात कर रहे हैं और कल का आपने जिक्र किया, तो ये भी एक मैसेज देने की कोशिश की गई आम आदमी पार्टी की तरफ से कि पूरा इंडी गठबंधन अरविंद केजरीवाल के पीछे है, उसके साथ है, और अरविंद केजरीवाल पूरे गठबंधन को लीड करेंगे। बड़ी अच्छी बात है ना ये इम्प्रेशन। अब 2-3 दिन में इसके काउंटर सुन लेना आप लोगों से। शिवसेना उद्धव कह रहे मेरी 2 बहनें आई, मैं दोनों बहनों के लिए आया हूँ, मतलब कल्पना सोरेन और सुनीता। तो इनको तो परिवार से नीचे उसे अपने बेटे से ज़्यादा कुछ नहीं दिखता। कज़न भाई को भी नहीं मानता, वो अपने बाप की नहीं मानता, जिसने चौड़े में कहता है कि यदि नरेंद्र मोदी को हटा दिया बीजेपी ने तो मैं बिल्कुल नापसंद करूंगा। आज उसकी भी नहीं मानता। ये क्या लोग हैं ये? आज अखिलेश क्या बोल रहा है, उसने कमीरावादी एक अलग जीती हुई है अखिलेश की टिकट से। अखिलेश बोल के दिखाए पल्लवी पटेल के लिए, वो किससे समझौता कर रही है? ऑल इंडिया मुस्लिम और पूरी AIMIM खुल के मुस्लिम वोट मांगता है, मुस्लिम पॉलिटिक्स करता है। ये सारे लोग वोट के भिखारी हैं। ममता ने भी भेज रखी थी अपनी वो एक पत्रकार राजदीप सरदेसाई की श्रीमती पल्लवी घोष, वो उसका प्रतिनिधि थी। तो बंगाल में क्यों नहीं उनको चुनाव लड़ने दे रही? अगर अखिलेश उसको 1 सीट दे सकता है उत्तर प्रदेश में। कुल मिला के आपके कहने का मतलब ये है कि भानुमति का कुनबे की तरह ये है। उससे भी ज़्यादा। भानुमति तो कोई नाम तो अच्छा था उसका,
ये सारे वो लोग हैं जो आपस में लड़ मरेंगे, जिनको अपने परिवार, केकड़े की तरह एक दूसरे की टांग खींचेंगे, ये कह सकते हो आप? वो जो मेंढक होते हैं ना, मेंढक की तराजू तोलना मुश्किल है। विपक्ष का ये हाल हमेशा रहा है। जब हम बीजेपी को विपक्ष में थे या बाकी पार्टी, ऐसे लड़ते मरते रहते बाकी लोग, ये अपना एक धुन पे लगे रहते, क्योंकि इनके पीछे भी जो ताकत है, ये चंद्रगुप्त नहीं है, ये चाणक्य इनके पीछे और कोई है, बीजेपी वाला है, जिसके मेहनत के कारण ही, जिसकी विचारधारा के कारण ही लोग जीवित हैं। बाकी सब बिना विचारधारा के लोग हैं। आज बीजेपी के लोग कांग्रेस में प्रदेश अध्यक्ष बन गए। 2 बड़े प्रदेश बता दूं, जो दोनों एरिया में सबसे बड़ा पॉपुलेशन। उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष अजय राय है, जो बीजेपी का काउंसलर रहा है और जिसके भाई का मर्डर अंसारी ने किया था। जो नाना पटोले 2014 में हमारा सांसद था बीजेपी का महाराष्ट्र में, आज वहाँ का अध्यक्ष है। और कितने ही नाम, आज बीजेपी कांग्रेस में आना जाना, और बीजेपी में भी कांग्रेस के सारे लोग आ गए। तो विचारधारा जो कल तक सांप्रदायिक कहते थे या हम उनको परिवारवादी कहते थे, हमारे विचारधारा, तो सब ज्यादातर अवसरवादिता हो गई है। कुर्सीवादी हैं, कुर्सी मिलनी चाहिए, उसके लिए कुछ भी करेंगे। आखिरी सवाल, आपने एनआईए का जिक्र किया और आपने विदेशी ताकतों का जिक्र किया। बड़ी चर्चा आजकल चल रही है सोशल मीडिया पे, मैं खासतौर से बात करूंगा कि जो इनके सांसद राघव चड्ढा, वो विदेश में बैठे हैं लंबे समय से, और ये भी चर्चा आ रही है कि उन्होंने वहाँ पर कुछ देश विरोधी लोगों से मुलाकात की है जो खालिस्तानी समर्थक है। वो जो वहाँ की सांसद हैं प्रीत कौर या कौन सी, उसके साथ फोटो डाली है, खुद उसने डाली है। और गया किस लिए? वो आँख का ऑपरेशन भारत से बढ़िया तो यहाँ तो दुनिया कराने आते हैं कि घूम भी जाते हैं उतने पैसे में, और ऑपरेशन मेडिकल टूरिज्म, मेडिकल, और ये वहाँ गए हैं जिसपे इनको तो विश्व स्तर की, दिल्ली और पंजाब दोनों में, क्यों राघव चड्ढा तो कॉमन हो गया ना। उसके बाद भी उनकी वो दूसरी एक है, वो जो महिला की सबसे बड़ी सुरक्षा की, स्वाति मालीवाल, जो अरविंद को, वो भी गई हुई है। जो अरविंद को अरविंद बोलती है, केजरीवाल जी नहीं बोलती। कितने संबंध हैं कि वो फर्स्ट नेम से बुलाती है आज भी। इतनी तो शायद सुनीता भी नहीं बोल सकती, सुनीता केजरीवाल अरविंद, क्योंकि वो अरविंद जी तो कहेगी कम से कम। इसलिए वो गई है अपनी बहन का इलाज कराने अमेरिका में। तो ये लोग बचते फिर रहे हैं। इनके इंडस्ट्रियलिस्ट जो जितने राज्यसभा वाले, कल कौन सा नजर आया था आपको बताओ? कल की जो सो कॉल्ड रामलीला मैदान, जिसकी टोटल कैपेसिटी 25,000 है, और कांग्रेस कह रहे हैं हमने 500 बस लगाई थी, ये कह रहे हैं हमने लगाया। सारा पंजाब बुला रखा था, सारा देश बुला रहा, और 25,000 की सीटें भरी नहीं। रामलीला मैदान 1977 या 75 में 2-2.5 लाख की कैपेसिटी थी। दरी बिछाने के लिए पैसे नहीं होते थे, और उसी के अंदर इतना बड़ा हनुमान मंदिर और पूरी मस्जिद, पूरे कूड़ेदान ये बने। पहले रामलीला मैदान इतना बड़ा था। आज रामलीला मैदान में कुर्सी लगाओ तो 20,000 लगती है, और उसको भरने के लिए 28 पार्टी लगी थी, और भाषण बड़े लंबे लंबे हुए होंगे ज़रूर। क्यों, हम तो कल वीर सावरकर की जो पिक्चर देखने चले, मैं इनका क्या सुनना सुनाना। इसलिए जिसने इस देश के लिए 2 कारावास, 2 जन्म कारावास, और कितना दुख सहा है, कितना पिटा है, कितना जुल्म सहे हैं, कि जुल्म करने वाला भी रिटायरमेंट से पहले दिन मिस्टर बेरी उससे माफ़ी मांगता है कि मैं भी आयरिश रेवोल्यूशन का समर्थक था। तो इसलिए इन लोगों को क्या सुनना सुनाना। देश की जनता जागरूक है। एक बहुत बड़ा वर्ग जो सीधा सीधा, जिसको आज लाभार्थी वर्ग कहते हैं, उसको समझ में सब चीज़ें आ गई हैं। ठीक है, हम इस बात को जो है आज इस एपिसोड को हम ख़त्म करना चाहेंगे वीर सावरकर की फिल्म में। और ये फिल्म मैंने भी देखी है, अपने दर्शकों से कहेंगे कि उन सबको वीर सावरकर की फिल्म अवश्य देखनी चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार के नैरेटिव पिछले 70 साल में सेट किए गए हैं, उन वर्जनाओं को तोड़ने का ये काम करती है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको इस फिल्म में दिखाया गया है, और देखने के बाद दर्शकों को इतिहास को जानने का नए सिरे से अवसर मिलेगा। कार्यक्रम नमो इम्पैक्ट में इतना ही। नमस्कार।